संलेखना आत्म साधना की श्रेष्ठता है। साहसियों के लिए संभव है, कमजोर मन वालों के लिए ये संभव नहीं है। जो साहसी हैं, जो निरंतर लक्ष्य लेकर के चलते हैं और उनका पुण्य का योग यदि उनका साथ दे देता है, तो फिर ये संलेखना की प्रक्रिया उनके जीवन में घटित होती है। मूक माटी के ये सारे संदर्भ बहुत प्रेरक और प्रासंगिक इसलिए हैं कि मूक माटी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अद्भुत काव्य है। इस मूक माटी में 4 खंड हैं। 4 खंडों में 488 पृष्ठ हैं। इसके संपादन को प्रकाशन के पूर्व में भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली के निदेशक, उस समय के संपादक एल.सी. जैन ने इसका संपादन किया था। गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के शाहू अशोक प्रसाद जी ने अपने निदेशक एल.सी. जैन को थुबोंजी में भेजा था सन 1987 के चतुर्मास में कि आचार्य श्री से मूक माटी की प्रति लेकर इसका अच्छा संपादन होना और प्रकाशन ज्ञानपीठ दिल्ली करेगी। तो साहित्य का विभाग उनका जो लोकोदय ग्रंथमाला है उससे भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली ने इसे प्रकाशित किया। लगभग 17 संस्करण इसके निकल चुके हैं। देश की विभिन्न भाषाओं में लगभग 8-10 भाषाओं में इनके इस मूक माटी के अनुवाद हो चुके हैं, जिसमें कर्नाटकी कन्नड़ भाषा है, गुजराती भाषा है। गुजराती भाषा में जो अनुवाद हुआ था उसका लोकार्पण सन 2016 के चतुर्मास में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चतुर्मास भोपाल में स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका लोकार्पण वहाँ पर किया था। इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन है, बंगला में भी इसका ट्रांसलेशन है, अनेक भाषाओं में ट्रांसलेशन है। तो इस तरह से ये मूक माटी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है। प्रस्तवन के रूप में भूमिका एल.सी. जैन ने बहुत अच्छी लिखी है। सारगर्भित उसमें बात सारांश के रूप में आई हुई है। प्रारंभिक अवस्था में समीक्षा लेखन के रूप में डॉक्टर प्रभाकर माचवे, जो एक बहुत बड़े विद्वान भारत के हुए हैं, साहित्यकार और समीक्षक समालोचक के रूप में पूरे देश में उनकी ख्याति थी। डॉक्टर प्रभाकर माचवे आचार्य श्री के पास नागपुर भोपाल में नागपुर महाराष्ट्र में पहुँचे थे और उनका संदर्भ भी यूँ जुड़ा था कि जनवरी के माह में मैं स्वयं मुनि श्री मेरे से बड़े क्षमा सागर जी, प्रमाण सागर जी और 2 एलक जी वगैरह भी हम लोग पनागर जबलपुर के पास थे। एक साहित्य संगोष्ठी हम लोगों ने की थी मूक माटी को लेकर के। उसमें प्रभाकर जी को बुलाया था। प्रभाकर जी आए, उन्होंने अपनी बात रखी और उनको हम लोगों ने मूक माटी का परिचय दिया, आचार्य श्री का परिचय दिया। परिचय सुन करके उनका मन प्रभावित हुआ। हम लोगों ने प्रेरणा दी, उनको कहा भी कि एक बार हमारे गुरुवर के पास आप जाएं और गुरुवर से मार्गदर्शन लें। मूक माटी महाकाव्य का लेखन हुआ है और आप इतने बड़े समालोचक हैं, समीक्षक हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, तो मूक माटी पर आपका भी कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने गुरुवर आचार्य श्री से एक वार्तालाप के रूप में इंटरव्यू लिया और एक बहुत बड़ा इंटरव्यू, उसका प्रकाशन भी हुआ है प्रश्नोत्तरी के रूप में, चर्चा के रूप में। पर्सनल आचार्य श्री ने उनको बहुत अच्छे से दिया भी। तो ऐसे प्रभाकर माचवे ने मूक माटी का समीक्षात्मक अध्ययन करते हुए पहला आलेखन शुरू किया था, लेकिन उसके बाद में फिर उनका अवसान हो गया। मूक माटी पर देश विदेश से हजारों साहित्यकारों ने समीक्षाएं लिखीं। उस समीक्षाओं के संपादन का दायित्व प्रभाकर माचवे को दिया गया था, लेकिन थोड़ा ही काम उनके द्वारा हुआ और उनका आकस्मिक निधन हो गया। तत्पश्चात डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, उज्जैन वाले बहुत बड़े विद्वान साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली, उनको दी गई। उनके साथ सागर के एक बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त आर.डी. मिश्र, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। तो ऐसे दोनों विद्वानों ने मिलकर के
साहित्यकार सुरेश जी सरल जबलपुर वालों ने इसमें बहुत सहयोग किया, इसके लिए आगे बढ़ाया, आदि आदि। तो इस तरह से ये सभी कार्य आलेखन के रूप में हुए हैं। प्रथम संस्करण जब छप कर के तैयार हुआ, लोकार्पण गुरुवर आचार्य श्री की उपस्थिति में सन 1988 चातुर्मास के समापन पर, पिछी परिवर्तन के दिवस पर यह हुआ था। इस तरह से यह मूक माटी महाकाव्य का प्रसंग विभिन्न संदर्भों के साथ पहले खंड के रूप में आप सब घाटोल वासियों के बीच में संपन्न हुआ है। मैं स्वयं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि इस पर मुझे कुछ अपनी बात रखने का अवसर मिला है। गुरुवर की मूक माटी में तो अपार तथ्य हैं, उसका अनुभव करना सभी के बस की बात नहीं है, लेकिन अपनी छोटी सी बुद्धि से जो भी जितना समझ में आया, पहले खंड का सारांश संदेशों के साथ मूक माटी के मुख्य संदेश आपके बीच में रखे विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। मूक माटी में दूसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। पहले खंड में आप सभी ने शंकर नहीं वर्ण लाभ शीर्षक से पहले खंड के सूत्र और संदेशों को सुना था। अब यहाँ पर दूसरे खंड में शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं शीर्षक सुगठित है, सारगर्भित है। शीर्षक के अनुसार ही विषय आगे बढ़ेगा। गुरुवर आचार्य श्री की दार्शनिकता में माटी की महासत्ता को पहचान कर अकिंचन पददलित माटी को मंगल घट का रूप प्रदान करना है। माटी उपाश्रम में आ चुकी है। कंकरों को माटी से अलग किया गया है। कुएं से जल निकाला गया है। जल को छान करके छने हुए जल का प्रयोग माटी में किया जाना है। इन सभी के मध्य दया का, करुणा का संदेश आपको मिलता रहा और यात्रा आगे प्रारंभ होती है। लो अब शिल्पी कुमकुम सम मृदु माटी में मात्रानुकूल मिलाता है छना निर्मल जल। नूतन प्राण फूंक रहा है माटी के जीवन में, करुणामय कण कण में। अलगाव से लगाव की ओर एकीकरण का आविर्भाव और फूल रही है माटी। जो कण दूर दूर हैं, पानी मिलने से वो निकट आ जाते हैं। माटी फूलने लगती है। जल तत्व का स्वभाव था, वह बहाव इस समय अनुभव कर रहा है ठहराव का। पानी बहता है, पर मिट्टी में आने के कारण पानी रुक गया, टिक गया। माटी के प्राणों में जहाँ पानी ने वहाँ 9 प्राण पाए हैं। ज्ञानी के पदों में जहाँ अज्ञानी ने जहाँ 9 ज्ञान पाया है। अस्थिर को स्थिरता मिली, अचिर को चिरता मिली, 9 नूतन परिवर्तन। पानी मिलने से
माटी नम होती है, मृदु होती है और एक तरह से नवनूतन परिवर्तन वहाँ पर दिखाई देने लगता है। तन में चेतन का चिरंतन नर्तन है वह कौन सी आँखें हैं किसी की कहाँ क्या है जिन्हें संभव इस नर्तन का दर्शन वह। हाँ, अब चलती शीतकाल की बात है। अवश्य ही इसमें विकृति का हाथ है। पेड़ पौधों की डाल डाल पर पात पात पर हिमपात है। ठंड का समय, शरद हवाएं, पेड़ पौधों पर डाल डाल पर पात पात पर बर्फीला प्रभाव देखने में आ रहा है, हिमपात है। और इसी की हाँ में हाँ मिलाता प्रकृति के साथ मलिन मना कलिल तना बात करता वात यानी वायु है। कल कोमल कायाली लता लतिकाएं ये शिशिर छुअन से पीली पड़ती सी पूरी जल जात हैं। कंपन के परिचय से परिचित सबके गात हैं, पर अनुकंपा से भरा उर किसका है, कौन है वह कहाँ, उसकी कृपा कब होती है। वसुधा पर बड़ी सी अनुकंपा की बरसात है। गीत काल में कब थे दीक्षित भी, शिक्षित कब थे प्रशिक्षित भी, फिर भी अभ्यासी सम नर्तन करते सबके दांत हैं। दिन में सिकुड़न हो आई है, प्रभाकर की प्रखरता भी डरती बिखरती सी लगती है और ऊपर होकर भी नभ में प्रभाकर नतमात है। जहाँ कहीं भी देखा मही में महिमा हिम की महकी, मही में महिमा हिम की महकी। इसका अर्थ क्या हो गया? मही में यानी धरती में, महिमा यानी प्रभाव, हिम की महकी बर्फ की महक रही है। मही में महिमा हिम की महकी प्राशेष में, पर अर्थ बहुत अच्छा है कि धरती पर सब तरफ हिम का बर्फीला प्रभाव ही देखा जा रहा। और आज घनी अलिगुण हनी सनी की खनी सी भयमद सी अग की जनी दुगुनी हो आई रात है। आखिर अखर रहा है यह शिशिर सबको, पर क्या एक विशेष बात है कि ऐसी रात में जब सबको सर्दी लग रही है, हिमपात हो रहा है, शिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है। शिल्पी अभी आराम कर रहा है, कुंभकार एक पतली सी सूती चादर भर उसके अंग पर है और वह पर्याप्त है, उसे शीत का विकल्प समाप्त है। ऐसी सर्दी की रात में कुंभकार शिल्पी केवल एक सूती चादर लिए हुए है और उसकी रात उतने में ही कट रही है। फिर भी लोकोपचारवश कुछ कहती है माटी शिल्पी से। इस अवस्था में माटी कुंभकार शिल्पी से कहती है, बाहर प्रांगण से ही, बाहर से ही माटी कहती है, काया तो काया है, जड़ की छाया माया है। काया तो काया है, जड़ की छाया माया है। लगती है जाया सी, सो कम से कम एक कंबल तो काया पर ले लो ना। माटी क्या करे कुंभकार से? काया तो काया है, जड़ की छाया माया है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ठंड का समय है तो कम से कम एक कंबल तो काया पर ले लो ना, ताकि और मतलब और ठंड ना लगे। चुप हो जाती है माटी, तुरंत ही फिर शिल्पी से कुछ सुनती है वह। अब शिल्पी कुछ उसको कहता है, कुंभकार क्या उत्तर देता है सुनो।
संदेश है इसमें। गुरुवर आचार्य श्री पंक्तियों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दे रहे। माटी ने कहा कि चादर से काम नहीं चलेगा, कंबल ले लो, ठंड है। तो कुंभकार कहता कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं। क्या कहा? कम बल वाले ही, जिनका बल कम है, जिनका शरीर कमज़ोर है, मन कमज़ोर है, कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं। कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं। हम बल वाले हैं, हम बल वाले हैं, राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। कंबल का संबल आवश्यक नहीं हमें, कंबल का संबल यानी सहारा आवश्यक नहीं हमें। सूती सस्ती चादर का ही आदर करते हम। सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हम। कितनी बढ़िया बात कही। कुंभकार ने ऐसा कह करके अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। संदेश क्या दिया? संदेश ये दे दिया कि अपना जीवन जितना बन सके सादा होना चाहिए और शरीर को सर्दी गर्मी सहन करने का अभ्यासी बनाना चाहिए। शरीर से सर्दी गर्मी सहन होती कि नहीं होती? करें तो होती है, नहीं करें तो नहीं होती है। यदि शरीर से सर्दी सहन नहीं होती तो ये चेहरे के सामने का भाग खुला क्यों रखते और फिर क्यों उससे सहन हो जाता? सहन नहीं होता तो इसको भी पूरा बांध के ढक करके रखो। यहाँ क्यों सहन हो रहा? इसका मतलब है कि यदि हम कुछ मन बनाएं तो कुछ सहन भी होता है। बहुत ज़्यादा सहन नहीं होता कोई बात नहीं, पर बिल्कुल भी सहन नहीं होता ऐसी भी बात नहीं। कुंभकार यही संदेश दे रहा कि आप कंबल की बात कर रही हो, मेरा तो सूती चादर में काम चल रहा।